हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक की क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने फीटल स्कल के बारे में डिस्कस किया था। फीटल स्कल कौन सी प्रकार की बोन से मिलकर बना है, क्या इसका महत्व होता है, मोल्डिंग क्या होता है, सूचर्स क्या होते हैं, सूचर्स कितने होते हैं, सूचर्स लाइन क्या होती हैं, इसके अलावा फॉन्टेनल कितने होते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल फॉन्टेनल का क्या महत्व होता है। इसके अलावा फीटल स्कल के डायामीटर हमने डिस्कस की, एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर्स क्या हो सकते हैं, या आपके बाईपैराइटल डायामीटर्स यानी कि ट्रांसवर्स डायामीटर्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा जो बर्थ इंजरी होती है, कार्पट सक्सीडेनम और सीफल हेपेटोमा, इन सभी के रिगार्डिंग हमने लास्ट क्लास में बात की थी। यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी, ये डेटाओं वाली क्लास थी, थोड़ी सी ऑब्स्टेट्रिक में टिपिकल क्लास कहलाती है जहाँ हम डायमीटर्स का अध्ययन करते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ से भी सवाल बनते, इसलिए आपको वह क्लास भी पढ़नी होगी जो कि हमारी क्लास नंबर 16 थी। आज हम लेकर आए तुम्हारे लिए क्लास नंबर 17, और जिसमें हम बात करेंगे मतलब कुछ ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजी की रिगार्डिंग, जैसे कि गटपल फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब गर्भावस्था जब हो जाती है तो महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल जाते हैं, इसी पॉइंट को लेकर हम यह क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा, क्लास नंबर 17 है ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पार्ट फर्स्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं, जहां हम ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजी में नंबर फर्स्ट पहली बात, ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजी में इसको गटपल फॉर्मूला, आपने इसका नाम सुना होगा, गटपल फॉर्मूला। यहां से बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आते हैं। गटपल फॉर्मूला यानी कि हम गटपल कैसे निकालते हैं। आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि फीमेल कम टू द एएनसी विद ए हिस्ट्री ऑफ 2 लाइव चिल्ड्रंस एंड हिस्ट्री ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी, बताओ गटपल फॉर्मूला कैसा होगा। तो आपको ऐसा काउंट करना आना चाहिए। इसका मतलब आप समझिएगा। सबसे पहले जी वर्ड यहाँ दिया गया है। जी का मतलब बेटा होता है ग्रेविडा, ग्रेविडा। टी वर्ड यहाँ लिया गया है टर्म से, टी वर्ड लिया गया है टर्म से। पी का मतलब लिया गया है प्री टर्म से, और ए का मतलब यहाँ लिया गया है अबॉर्शन से, अबॉर्शन से, और एल का मतलब लिया गया है लाइव बर्थ से, लाइव बर्थ से लिया गया है। क्लियर। टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन, लाइव बर्थ, इनमें से लगभग सारी टर्मिनोलॉजी तुम्हें क्लियर होगी। इस ग्रेविडा को हम अलग से बात करेंगे, बाकी हम इन सब चीज़ों को पढ़ समझ सकते हैं। सबसे पहले टर्म का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। जब भी प्रेगनेंसी 37 से लेकर 42 वीक के दौरान डिलीवरी हो, तो यह जो समय होता है वह टर्म कहलाता है। मतलब महिला के अंदर डिलीवरी अगर 37 से 42 सप्ताह के बीच में हुई है, उसकी कोई भी प्रेगनेंसी इस दौरान हुई है, तो वह टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। क्लियर। प्री टर्म का मतलब जब भी प्रेगनेंसी 37 सप्ताह से पहले हो जाती हो, ग्रेटर देन 37 वीक्स, अगर 37 वीक से पहले आपकी प्रेगनेंसी हुई हो, डिलीवरी हो गई हो, वह प्रेगनेंसी का समय प्री टर्म कहलाता है। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, अबॉर्शन का मतलब होता है किसी फीटस की डेथ हो जाना, डेथ ऑफ फीटस, डेथ ऑफ फीटस। वेट, उसका वजन कितना होना चाहिए, वेट ग्रेटर देन 500 ग्राम, वजन 500 ग्राम से ज़्यादा हो, और याद रखिएगा गेस्टेशन समय होना चाहिए उसका, गेस्टेशन पीरियड जो है, गेस्टेशन पीरियड जो है वह ग्रेटर देन 22 वीक होना चाहिए से पहले, यानी 20 वीक 22 सप्ताह से पहले और 500 ग्राम वजन के बाद अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो हम उसे अबॉर्शन में काउंट कर लेते हैं। क्या बोल देंगे, अबॉर्शन। अगर महिला के अंदर प्रेगनेंसी का समय 37 से लेकर 42 वीक का है बेटा जी, तो वह टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। अगर प्रेगनेंसी का समय 37 सप्ताह से पहले है, प्री टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है।
अगर बच्चे के अंदर उसकी प्रेगनेंसी में किसी बच्चे की डेथ हुई हो जिसका वजन 500 ग्राम से ज़्यादा हो या गैस्टेशनल एज 22 सप्ताह पहले हो तो उसे अबॉर्शन कह देते हैं। 22 सप्ताह बाद अगर डेथ होती है तो उसे हम स्टिल बर्थ में काउंट करते हैं। लाइव बर्थ का मतलब तुम समझ ही रहे होगे, लाइव चिल्ड्रंस अभी वर्तमान में कितने हैं, क्लियर। लाइव चिल्ड्रंस प्रेजेंटली, लाइव चिल्ड्रंस प्रेजेंटली अभी वर्तमान में कितना जिंदा बच्चे हैं, तो मैं बोलूंगा लाइव चिल्ड्रन प्रेजेंटली वर्तमान में कितने जिंदा बच्चे हैं, यह कहलाता है लाइव बर्थ। क्लियर है सारी टर्मिनोलॉजी। ग्रेविडा को मैं अलग से बताऊंगा। उसके अलावा टर्म का मतलब मैंने तुम्हें समझाया गटपल में, प्री टर्म का मतलब समझाया, अबॉर्शन का मतलब समझा दिया और लाइव बर्थ का मतलब क्या होता है, क्लियर। और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं ग्रेविडा के रिगार्डिंग, क्लियर। ग्रेविडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविडा पे भी सवाल आते हैं, डायरेक्टली पर्सनल भी एग्जामिनर सवाल यहाँ से पूछ लेता है। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कंसीव, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव्ड बाय फीमेल, कंसीव्ड बाय फीमेल, महिला के द्वारा कितनी प्रेगनेंसियां कंसीव की गई, मतलब कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो गई, बस यह कहलाता है ग्रेविडा। क्या कहलाता है? ग्रेविडा। अब यहाँ के टाइप होते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा नली ग्रेविडा, नली ग्रेविडा। नली ग्रेविडा का मतलब मैं बोलूंगा महिला एक भी बार प्रेगनेंसी धारण नहीं की है, वह नली ग्रेविडा कहलाती है। यानी कि फीमेल नॉट कंसीव, नॉट कंसीव, नॉट कंसीव एनी प्रेगनेंसी, मतलब महिला अभी तक एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, सिंगल बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसे मैं नली ग्रेविडा बोलूंगा। ग्रेविडा बोले तो प्रेगनेंसी, नली मतलब एक भी बार नहीं। अगर महिला एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है बेटा जी, वह नली ग्रेविडा कहलाती है। दूसरा होता है प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा मतलब महिला ने पहली बार गर्भावस्था धारण की हो तो वह क्या कहलाएगी? प्राइमी ग्रेविडा। यानी फीमेल कंसीव प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम, प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम, अगर महिला ने पहली बार गर्भावस्था धारण किया हो, पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो, तो उसे प्राइमी ग्रेविडा के नाम से हम जानते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइमी ग्रेविडा। एक होता है मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है कि अगर फीमेल ने 2 से 3 बार प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो तो वह मल्टी ग्रेविडा कहलाती है। क्लियर? यानी कि मैं बोलूंगा फीमेल, मैं बोलूंगा फीमेल कंसीव प्रेगनेंसी फॉर 2 to 3 टाइम्स। अगर 2 या 3 बार प्रेगनेंसी धारण उसने कर लिया हो, एक बार किया प्राइमी ग्रेविडा, एक भी बार नहीं किया नली ग्रेविडा, 2 या 3 बार किया तो उसे हम मल्टी ग्रेविडा कह देते हैं। इसके अलावा होता है ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, ग्रांड मल्टी ग्रेविडा। अगर महिला 4 और 4 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी धारण कर लेती है वह ग्रांड मल्टी ग्रेविडा कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रांड मल्टी ग्रेविडा। यानी फीमेल कंसीव प्रेगनेंसी 4 और मोर टाइम्स, 4 या 4 से ज़्यादा बार अगर वह गर्भावस्था धारण कर लेती है तो वह ग्रांड मल्टी ग्रेविडा कहलाती है। क्लियर? इस गटपल फॉर्मूला में जितने भी टर्म बन सकते थे
मैंने तुम्हें समझा दिया। जी का मतलब ग्रेविडा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कंसीव्ड बाय द फीमेल। एक बार भी नहीं किया हो नली ग्रेविडा, पहली बार किया हो प्राइमी ग्रेविडा, अगर 2 या 3 बार किया हो मल्टी ग्रेविडा, और 4 या 4 ज्यादा बार किया हो तो ग्रांड मल्टी ग्रेविडा कह देते हैं। अगर महिला के अंदर प्रेगनेंसी का समय 30 से लेकर 42 सप्ताह के बीच में रहा हो तो वह सम प्रेगनेंसी टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। अगर महिला के बच्चे की डिलीवरी 37 सप्ताह पहले हो जाती है उसे हम प्री टर्म का नाम दे देते हैं। अगर महिला की गर्भावस्था में किसी बच्चे की डेथ हुई हो जिसका वजन 500 ग्राम से ज्यादा हो या वह बच्चा 22 सप्ताह से पहले डिलीवर्ड हो गया हो, वह अवस्था अबॉर्शन कहलाती है। वर्तमान में कितना जिंदा बच्चे हैं यह क्या कहलाता है? लाइव चिल्ड्रंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइव चिल्ड्रंस कहलाता है। क्लियर? एक और चीज मैं बता रहा हूं, जब भी तुम इसे काउंट करोगे गटपल फॉर्मूला को, एक चीज मैं बता रहा हूं, जब भी आप गटपल फॉर्मूला काउंट करो एक चीज और याद रखना है, नोट डाल के लिखा रहा हूं। अगर गटपल फॉर्मूला काउंट करते समय ट्वीन प्रेगनेंसी हो, अगर तुम्हें बताया गया हो कि महिला को ट्विंस प्रेगनेंसी है, याद रखिएगा इस ट्विंस प्रेगनेंसी में भी ग्रेविडा सिंगल ही काउंट होता है। क्लियर? क्लियर? ग्रेविडा सिंगल काउंट होगा, ग्रेविडा सिंगल काउंट होगा, यानी कि प्रेगनेंसी तो एक ही बार धारण की है ना, तो जब ट्विंस प्रेगनेंसी है याद रखना यहां ग्रेविडा 2 नहीं ग्रेविडा 1 ही होगा। बच्चों की संख्या तुम 2 बता सकते हो लेकिन ग्रेविडा 1 होगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी ग्रेविडा तुम 2 काउंट कर रहे हो। चलिए तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको उसे इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ए फीमेल comes for ANC antenatal visit with 6-month pregnancy। एक महिला एंटीनेटल विजिट के लिए आती है जो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, एंड हिस्ट्री ऑफ 2 लाइव चिल्ड्रंस, हिस्ट्री ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी इन लास्ट प्रेगनेंसी ट्विंस थी, एंड both children are live at present। and delivered at term। इसे समझिएगा और अपनी कॉपी में इसे हल करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैंने लाइन जो बोली वो समझिएगा। सबसे पहले एक महिला 6 महीने की प्रेगनेंसी के साथ आती है, पहली बात। दूसरा, उसकी लास्ट प्रेगनेंसी जो थी वह ट्विंस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री थी। दोनों बच्चे आज की तारीख में जिंदा हैं, दोनों आज की तारीख में लाइव हैं और दोनों टर्म पर डिलीवरी इनकी हुई थी। अब आप गटपल फॉर्मूला को काउंट करो, अपनी कैलकुलेशंस आप लगाएंगे इसके लिए। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन में देखिएगा, जी बराबर बताओ महिला ने कितनी बार गर्भावस्था धारण की, तो मैं बोलूंगा महिला इस समय 6 महीने की प्रेग्नेंट है विथ 6 मंथ है। क्लियर? 6 महीने की प्रेग्नेंट है तो 6 महीने की प्रेगनेंसी का मतलब एक बार गर्भावस्था धारण कर ली। दूसरा, उसने लास्ट टाइम ट्विन प्रेगनेंसी, मैंने बोला है ट्विंस का मतलब पहली बार भी एक बार गर्भावस्था धारण की थी तभी तो ट्विंस हुए। इसका मतलब महिला कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है? तुम्हारा जवाब होगा 2 बार। ग्रेविडा 2 हो गई, एक बार अब प्रेग्नेंट है, इससे पहले एक बार प्रेग्नेंट हुई थी। दूसरा, गटपल टी बोले तो टर्म, कितने बच्चे टर्म हैं इसके पास, कितने बच्चे टर्म पैदा हुए? तो जवाब होगा 2 बच्चे, दोनों ट्विंस टर्म पे पैदा हुए थे। तो मैं बोल दूंगा टर्म कितने हैं इसके पास में? 2 टर्म पर बच्चा पैदा हुए। गटपल फॉर्मूला पी बराबर प्री टर्म। क्या एक भी बच्चा इसका प्री टर्म हुआ है? नहीं,
अभी तक कोई हिस्ट्री नहीं लेकर आई प्री टर्म की, दो बच्चे ये तो हैं, दोनों टर्म पर है। तो इसके अलावा अबॉर्शन, क्या इसकी अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री है? तुम्हारा जवाब होगा नहीं, एक भी बच्चा अबॉर्ट नहीं हुआ है, तो 0। और लाइव बच्चे कितने हैं इसके पास में? लाइव बच्चे कितने हैं? जिंदा बच्चे कितने हैं इसके पास? तो 2 बच्चे इसके पास अभी जिंदा हैं, यह हिस्ट्री है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको गटपल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर? ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जी का मतलब ग्रेविटा से याद रखना है, टी का मतलब टर्म, पी का मतलब प्री टर्म, ए का मतलब अबॉर्शन और एल का मतलब लाइव बर्थ होता है। याद रखिएगा, ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान जब भी ट्विंस प्रेगनेंसी होगी उसमें हम ग्रेविटा सिंगल ही काउंट करते हैं। हाँ, बच्चे अगर जिंदा पैदा हुए हैं और आज की तारीख में लाइव है तो उसे आप डबल काउंट कर सकते हो। यह पॉइंट क्लियर है तुम्हारा? चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये पहला गटपल फॉर्मूला आपका लिए क्लियर हुआ। बेटा याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे एग्जामों में सीधा सवाल आता है और ये एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल बोनस अंक के रूप में काम करता है। अगर ये सवाल तुम्हें आता है तो तुम 1 नंबर का बोनस ले लोगे। क्लियर? बहुत इजी सवाल ये होता, आराम से कैलकुलेट हम कर पाते हैं। दूसरा, इसके अलावा जब जो मैंने आपको बोला इसमें एक और वर्ड आता है, हालांकि गटपल फॉर्मूला में काउंट नहीं होता, लेकिन यह वर्ड भी टर्मिनोलॉजी में आता है, उसे हम बोलते हैं पैराइटी। जैसे ग्रेविटा होता है वैसे एक वर्ड होता है पैराइटी। पैराइटी आपने सुना होगा, पैरा या पैराइटी, इसे पैरा भी बोलते हैं, प्राइमी पैरा, मल्टी पैरा, ऐसे पैराइटी या पैरा। इस पैराइटी या पैरा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, अब वाली नहीं, सबसे पहले, यानी नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, पुरानी प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी क्रॉसेस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, पीरियड ऑफ वियाबिलिटी, यानी कि अब से पहले कितनी प्रेगनेंसी ऐसी थी जिन्होंने पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस किया हो। और पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब 22 सप्ताह होता है। मतलब अब से पहले उस महिला ने कितनी बार उसकी प्रेगनेंसी, देखो प्रेग्नेंट होने की कंडीशन को तो ग्रेविटा बोलते हैं, लेकिन कितनी प्रेगनेंसी ऐसी थी जो 22 सप्ताह क्रॉस करी हैं, मतलब 22 सप्ताह के बाद तक बनी रही हैं, वह पैराइटी कहलाता है। क्लियर? अब यहां से भी कुछ टाइप मैं बोलूंगा, जैसे नली पैरा, पहला वर्ड होता है नली पैरा, मतलब उसने एक भी बार पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस नहीं किया है। क्लियर? नो एनी प्रेगनेंसी, नो एनी प्रेगनेंसी, नो एनी प्रेगनेंसी क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। उसकी एक भी प्रेगनेंसी ने अभी तक पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस नहीं किया। हो सकता है वो प्रेग्नेंट हुई हो, 1 सप्ताह बाद अबॉर्शन हो गया हो, 2 सप्ताह बाद हो गया हो, 3 सप्ताह बाद हो गया हो, ये हो सकता है, मतलब, लेकिन एक भी बार उसकी प्रेगनेंसी ने 22 सप्ताह क्रॉस नहीं किया है। क्लियर? दूसरा, प्राइमी पैरा, प्राइमी पैरा, इसका मतलब महिला की एक प्रेगनेंसी ने पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस कर लिया है। मैं बोलूंगा 1 प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी ने 1 प्रेगनेंसी क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी उस महिला की एक प्रेगनेंसी ने पीरियड ऑफ वियाबिलिटी को क्रॉस कर लिया है। जब एक भी बार नहीं किया नली पैरा, एक बार कर लिया तो प्राइमी पैरा कह देंगे। क्लियर? तीसरा, मल्टी पैरा, इसका मतलब 2 से 3 प्रेगनेंसी अगर क्रॉस कर ली हो तो उसे मल्टी पैरा कह देते हैं। क्लियर? 2 और 3 प्रेगनेंसी, 2 या 3 प्रेगनेंसी जिन्होंने क्रॉस कर लिया हो, क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, अगर 2 या 3 प्रेगनेंसियों ने
पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस कर लिया हो तो हम उसे क्या बोल देंगे, मल्टीपैरा बोल देंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीपैरा। एक होता है ग्रांड मल्टीपैरा, ग्रांड मल्टीपैरा। ग्रांड मल्टीपैरा का मतलब होता है कि अगर 4 या अधिक 4 और मोर, 4 या 4 से ज्यादा प्रेगनेंसी क्रॉस द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, पीरियड ऑफ वियाबिलिटी। अगर 4 या 4 से ज्यादा प्रेगनेंसियों ने पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस कर लिया हो वह ग्रांड मल्टीपैरा कहलाता है। तो पैरा या पैराइटी से क्या समझेंगे, पैरा या पैराइटी का मतलब होता है कितनी प्रेगनेंसी ऐसी थी जिन्होंने पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस किया, यह क्या कहलाता है। तो तुम्हारा जवाब होगा यह कहलाता है तुम्हारा पैराइटी। एक बार क्रॉस किया प्राइमी पैरा, एक भी बार नहीं किया नली पैरा, 2 या 3 बार किया तो मैं बोलूंगा मल्टी पैरा, या अगर ज्यादा बार कर लिया हो 4 या ज्यादा बार तो ग्रांड मल्टी पैरा कह देते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक होता है ईडीटी कैलकुलेशन, ईडीडी कैलकुलेशन कॉल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आपको कई बार एग्जामिनर बताएगा कि इस महिला की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आप कैलकुलेट करो। याद रखिएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जब कैलकुलेट करते हैं इसके लिए पहला फॉर्मूला है जो दिया गया है बाई नेग्लिस। किसके द्वारा दिया गया है, बाई नेग्लिस। यह 1812 में दिया गया था। यह किस पर बेस्ड है, यह LMP पर बेस्ड है। याद रखिएगा बेस्ड ऑन LMP। LMP बोले तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसका पहला दिन, मैं बोलूंगा फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। महिला को यह पता होना चाहिए कि उसका लास्ट पीरियड जो था वह कब आया था, तभी हम इस नेग्लिस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नेग्लिस फॉर्मूला जो कि 1812 में दिया गया था वो LMP पर आधारित होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा, EDT बराबर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बराबर फर्स्ट डे ऑफ LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन, इसके अलावा प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, प्लस 7 डेज। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो EDT कैलकुलेट आप कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेट करना मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन यहां से भी बनता है कैलकुलेशन करा के। ये कुछ फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको घटपाल कैलकुलेट करना बताया वैसे EDT कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। जैसे ए फीमेल विथ हिस्ट्री ऑफ 21 जनवरी, हिस्ट्री ऑफ 21 जनवरी ऑफ लास्ट LMP या हिस्ट्री ऑफ LMP कैलकुलेट EDT। उस महिला की आपको EDT कैलकुलेट करनी है। एक महिला आई जिसके पास को उसे पता है कि 21 जनवरी सन 2020 यह तारीख उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय था। अब उसकी EDT कैलकुलेट करो तो देखो कैसे कैलकुलेट आप करेंगे। 21 जनवरी यह उसका 2020, यह उसका क्या है, फर्स्ट डे है ऑफ LMP, यह तुम्हारे को पता लग गया। अब आप इसमें 9 मंथ कैलकुलेट करो। कितने महीने कैलकुलेट करना है, 9 मंथ। जब 9 मंथ कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्लियर। यानी इसमें जब मैं 9 मंथ कैलकुलेट करूंगा, 9 मंथ कैलकुलेट करने के बाद में जो तारीख बनेगी वह तारीख कौन सी होगी,
जनवरी के बाद में देखिएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी ये तारीख बनेगी 21 अक्टूबर 2020। क्लियर? 21 अक्टूबर 2020 को 9 महीने उसके पूरे हो जाएंगे और फिर हम उसमें क्या जोड़ेंगे, +7 डेज, 7 दिन इसमें और जोड़ने हैं। और 7 दिन जोड़ने के बाद जो ईडीटी इसकी आएगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बराबर 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 28 अक्टूबर 2020। मतलब अनुमानित उसकी डिलीवरी की तारीख कब होनी है, जवाब होगा 28 अक्टूबर 2020 को होनी है। तो आपको दोनों कैलकुलेट करने मैंने बताया, ईडीटी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां एग्जामिनर तुम्हें एक लाइन देगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल दे देगा, और दूसरा तुम्हें घटपल कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला और मैं बता रहा हूं, बी, अगर महिला को एलएमपी नहीं पता है, इफ फीमेल डोंट नो अबाउट एलएमपी। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता ही नहीं है, फिर कैसे कैलकुलेट करें? तो यहां हम ईडीटी कैलकुलेट करते हैं क्विकनिंग से। क्लियर? तो यहां ईडीडी कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट बाय क्विकनिंग। इससे करेंगे क्विकनिंग से। क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। क्लियर? बच्चे का पहला मूवमेंट जो मां असिस्ट करती है, मां फील करती है, वह क्विकनिंग कहलाता है। क्लियर? तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट महसूस करना, अनुभव करना बाय फीमेल। तो अगर वह उसे एलएमपी नहीं पता तो हम इस क्विकनिंग से उसे बोलेंगे कि तू वह तारीख याद रखना जिस दिन तेरा बच्चा पहली बार तुम्हें ये फीलिंग आएगी बच्चा मूवमेंट कर रहा है, उससे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यह तारीख हमें पता है कि जो क्विकनिंग होती है, यह भी सवाल बन गया यहां से एक और इंपॉर्टेंट सवाल, कि जो क्विकनिंग होती है बेटा जी, यह क्विकनिंग का समय निर्धारित है। क्विकनिंग 16 वीक पर देखी जा सकती है और 18 वीक पर देखी जाती है। 16 और 18 वीक पर किस किस में देखिएगा? अगर मल्टी ग्रेविडा है, महिला बहुत बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उस महिला में यह 16 सप्ताह पर महसूस हो जाएगा, उसे अनुभव होता है, वो जल्दी अनुभव कर लेती है। और अगर प्राइमी ग्रेविडा है, महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, वह अनुभव ज़्यादा नहीं रखती है, तो उसे 18 वीक पर यह महसूस हो जाएगा। यह सवाल भी बनता है। क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, माँ के द्वारा बच्चे की पहली मूवमेंट, पहली गतिविधि को महसूस करना क्विकनिंग कहलाता है। प्राइमी ग्रेविडा है, अगर महिला पहली बार हुई है प्रेग्नेंट, तो उसे इतना अनुभव नहीं हो पाता है, इस वजह से वह बहुत जल्दी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती, लगभग 18 सप्ताह पर वह ऑब्जर्व कर लेती है। और अगर महिला जो है वह बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, बोले तो 2 से 3 बार, तो वह 16 सप्ताह में इसे महसूस कर लेगी। अब यहां से तुम ईडीटी काउंट कर सकते हो, 16 सप्ताह हो गए तो 40 सप्ताह में तुम्हें निकालना है, तो तुम ईडीटी कैसे काउंट करोगे? ईडीटी बराबर 40 वीक, 40 वीक टोटल प्रेगनेंसी के होते हैं, माइनस ड्यूरेशन ऑफ क्विकनिंग, आप क्विकनिंग का समय माइनस कर दीजिएगा, तो आपको उसकी ईडीटी का डेट पता लग जाएगी। आप बोल दोगे कि तेरे को इतने सप्ताह बाद डिलीवरी हो जानी है। क्लियर? तो आप इससे भी पता कर सकते हो, ईडीटी का पता लगा आप सकते हैं। दोनों बेस्ट फॉर्मूला होता है एलएमपी वाला, यह सबसे सटीक होता है। अगर ये नहीं है तो आप ऑप्शन बी है, यह अल्टरनेट मेथड है, आप क्विकनिंग से भी पता लगा सकते हैं। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? चलिए, इसके अलावा एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड gestational age, that is known as gestational age। gestational age या इसी को हम बोलते हैं बेटा जी, gestational age का ही नाम होता है menstrual age। gestational age या menstrual age कितनी होती है? तो तुम्हारा जवाब होगा 280 दिन। याद रखिएगा 280 दिन
280 दिन कैलकुलेट का मतलब गैस्टेशनल एज कितनी होती है 280 दिन, या मेंस्ट्रुअल एज कितनी होती है, तो भी तुम्हारा जवाब होगा कितने दिन 280 दिन। 280 दिन का मतलब आप इसमें वीक में कैलकुलेट कर सकते हो। वीक में कैलकुलेट करने के लिए आप उसको 7 का भाग लगाना होगा, 280 भाग 7, तो 7 छक्का 28 यानी 40 वीक का समय हो जाता है। गैस्टेशनल एज बोले तो 40 सप्ताह यानी कि 280 दिन। दूसरा आपने कई बार सुना होगा ओवुलेटरी एज। ओवुलेटरी एज, ओवुलेटरी एज या इसी को बेटा बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एज। फर्टिलाइजेशन एज, आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन बाद होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन 14 दिन बाद होता है। तो याद रखिएगा ये कैसे काउंट करेंगे, इसको काउंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। इसके लिए आप करेंगे गैस्टेशनल एज, गैस्टेशनल एज माइनस 14 डेज। उसमें से कितना माइनस कर देंगे आप, 14 माइनस कर देंगे। जैसे मैं बोलूं 280 माइनस 14 बराबर 266, 266। क्लियर, यही होगा 266, 66 और 4 70 और 80, हाँ 266 दिन इसमें हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसका अगर तुम वीक बनाना चाहो, वीक बनाना चाहो तो 266/7 बराबर 38 सप्ताह, 38 वीक। क्लियर, यानी 38 वीक का होता है ओवुलेटरी समय और गैस्टेशनल समय होता है 40 सप्ताह का। यानी कि मैं बोलूंगा कि जो गैस्टेशनल तुम्हारा समय है, गैस्टेशन का जो तुम्हारा समय है वह कितना है बेटा, तो तुम्हारा जवाब हो जाएगा दैट इज नॉन एज 280 दिन यानी 40 सप्ताह। ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई। जो ऑब्स्टेट्रिक टर्मिनोलॉजी, गटपर फॉर्मूला मैंने बताया है, ईडीटी मैंने बताया है, पेरिडा पैराइटी क्या होती है, ग्रेविडा क्या होता है, गैस्टेशनल एज कितनी होती है और ओवुलेटरी एज कितनी होती है। क्लियर। उसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं, मैंने 2 पॉइंट लिखे थे आगे, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका पार्ट फर्स्ट, इसके 2 पार्ट हम बनाएंगे, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसे बड़ा है टॉपिक, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस का पार्ट फर्स्ट अभी पढ़ रहे हैं। फिजियोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इसका पार्ट फर्स्ट यह है। क्लियर, चलिएगा इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, फर्स्ट नंबर इज साइकोलॉजिकल चेंज। साइकोलॉजिकल चेंज, महिला में कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम देखी गई हैं गर्भावस्था के बाद में। जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे एक साइकोलॉजिकल चेंज उसके माइंड में आ जाता है। वो मां बनने वाली है तो उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल, यानी कि मैं बोलूंगा फीमेल सफर्ड फ्रॉम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, फीमेल सफर्ड फ्रॉम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वह इन साइकेट्रिक प्रॉब्लमों से भी जूझ सकती है, ग्रसित हो सकती है, जिनमें एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, दैट इज नोन एज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बच्चा होने के बाद वह उस जिम्मेदारी को नहीं झेल पाती है और कई बार डिप्रेस हो जाती है। बच्चे से पहले तो मैं बहुत अच्छी थी, अब क्या करूं, बच्चे के बाद इसे रखना है, इसे पालना है, रोता रहता है, मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी इसने। ये सब चीजें उसके देखी गई हैं उसके साथ में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस, और इसे ही मेजर मेंटल इलनेस बोलते हैं। इसी का नाम होता है मेजर मेंटल इलनेस। तो बच्चे के पैदा होने के पश्चात महिला में 2 समस्याएं कॉमनली देखी गई हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस। एक साइकोसिस होता है, एक न्यूरोसिस होता है, दोनों डिसऑर्डर तुमने देखे होंगे। न्यूरोसिस का मतलब होता है जब इनसाइट बॉडी में उपस्थित होती है तो उसे हम न्यूरोसिस बोलते हैं। मतलब उसे पता है कि मैं
बीमार हूँ, मेरे साथ ये समस्या चल रही है। साइकोसिस में उसे पता नहीं रह पाता है और वह मेजर मेंटल इलनेस कहलाती है। जब उसे ये पता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, उसे हम बोलते हैं साइकोसिस। साइकोसिस बोले तो इनसाइट एब्सेंट होती है। क्लियर? इनसाइट एब्सेंट होना क्या कहलाता है? साइकोसिस। आपने पढ़ी होगी और साइकेट्री में तुम पढ़ लोगे उसके बारे में। दूसरा चेंजेस होता है इमोशनल चेंज। इमोशनल चेंज हो जाना, कुछ इमोशनल बदलाव भी प्रेगनेंसी में देखे गए हैं, जैसे कि एम्बीवैलेंस। बहुत कॉमन होता है एम्बीवैलेंस। बच्चे के बाद में एक समस्या होती है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है दो अपोजिट फीलिंग आना एक व्यक्ति के लिए एक समय में, यह कहलाता है एम्बीवैलेंस। क्लियर? यानी कि टू अपोजिट फीलिंग टूवर्ड्स सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति के विरुद्ध टूवर्ड्स सेम पर्सन एट सेम टाइम। एक समय में एक व्यक्ति के लिए दो सोच आना, एक नकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव सोच, ये एम्बिवैलेंस कहलाता है। महिला भी बच्चे के बाद इसी दुविधा में रहती है। कई बार तो लगता है कि यार माँ बनी हूँ मैं, बहुत अच्छा है मेरे लिए, यह सुकून की बात है, मैं अपने जीवन में सार्थक हो गई हूँ, मेरा कार्य पूर्ण किया मैंने। दूसरी तरफ लगता है कि यार प्रेगनेंसी के बाद मेरी बॉडी में बहुत बदलाव होगा, मैं पहले बहुत ब्यूटीफुल थी, अब मतलब बहुत अच्छी लगती थी, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, मेरे फिगर खराब हो जाएगा, मेरी सारी जिंदगी एकदम बेकार सी नजर आने लगेगी, मैं एक बच्चे के लिए काम करने लगना स्टार्ट कर दूंगी। मतलब वह एक साथ बच्चे के लिए दो फीलिंग लाती है। कई बार लगता है बच्चा होना अच्छा है, कई बार उसी समय से फीलिंग आती है बच्चा होना तो गलत है। इसका मतलब वह एक इमोशनल अनस्टेबल हो जाती है। वह कौन सी अवस्था में फंस जाएगी? एम्बीवैलेंस में। या दूसरा परिवर्तन उसे इमोशनल चेंज देखने को मिल जाता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यह होता है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। कार्डियोवास्कुलर चेंज, बहुत सारे परिवर्तन नजर आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन हमें नजर आते हैं और बहुत सारे सवाल इस टॉपिक में से बनते हैं। मैं वन बाई वन एक एक की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको नजर आएगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया। महिला के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान एक एनीमिया डेवलप हो जाता है, वह होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। कौन सा एनीमिया है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्लियर? मैं बोलूंगा कि प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया, गर्भ अवस्था एक वह अवस्था है जिसमें महिला की बॉडी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिल जाता है। और इसका कारण मैं बता रहा हूं, उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका कारण है ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। इसका कारण होगा ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। कारण क्या है बेटा? जवाब दीजिएगा, ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। कारण क्या है? हीमोडाइल्यूशन, यानी कि रक्त पतला होने की वजह से हमारी महिला में गर्भावस्था के दौरान क्या नजर आता है आपको? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। हीमोडाइल्यूशन का मतलब ब्लड कैसा हो जाता है? यहां पर तुम्हारा ब्लड यहां देखने को मिलेगा बेटा थिन। कैसा देखने को मिलेगा? थिन। हीमोडाइल्यूशन यहां रहता है और ब्लड हमारा पतला हो जाता है, बोले तो। यानी कि इसका कारण हीमोडाइल्यूशन हो सकता है, मतलब रक्त पतला हो सकता है। थिन ब्लड पतला हो जाने की वजह से हमें एनीमिया देखने को मिल सकता है, हीमोडाइल्यूशन। इसका भी कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ है? तो कुछ चेंज मैं बता रहा हूं, इन चेंज की वजह से ऐसा देखा गया है। जैसे आप देखोगे कुछ लेवल बढ़ते हैं प्रेगनेंसी में, तीन चीजें बढ़ती हैं, तीनों बढ़ती हैं। इंक्रीज प्लाज्मा बढ़ता है, इंक्रीज
ब्लड भी बढ़ता है और इंक्रीज आरबीसी, आरबीसी भी बढ़ती हैं, मतलब तीनों चीज बढ़ती हैं। लेकिन इसमें देखिएगा प्लाज्मा का लेवल, ब्लड का लेवल और आरबीसी का लेवल अलग अलग है। 20 से 30% बढ़ता है तुम्हारा आरबीसी, 30 से 40% बढ़ता है तुम्हारा ब्लड और 40 से 50% बढ़ता है प्लाज्मा। मतलब मैं एक तुलना करूं तो मैं बोलूंगा प्लाज्मा का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लाज्मा पानी है और आरबीसी का लेवल तो 20 से 30% ही बढ़ता है, यानी ये बहुत कम है। तो जब मैं दोनों में कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा प्लाज्मा का लेवल ज्यादा है, ब्लड में पानी ज्यादा बढ़ा है, ठोस कम बढ़ा है, इसलिए रक्त पतला हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा सोचिए जैसे हम कोई चीज, कोई जूस बना रहे हैं, जूस का अमाउंट बढ़ रहा है लेकिन हम पानी ज्यादा डाल रहे हैं, सॉलिड कम डाल रहे हैं, ऐसी अवस्था ब्लड में देखी जाती है। तो मैं बोलूंगा कि प्लाज्मा क्या बढ़ती है? ज्यादा। प्लाज्मा इंक्रीज मोर एज कंपेयर टू आरबीसी, एज कंपेयर टू आरबीसी, आरबीसी की तुलना में ज्यादा बढ़ता है एंड लीड्स हीमोडाइल्यूशन। ये क्या खोज करेगा? हीमोडाइल्यूशन। अगर कोई तुम्हें बोले, सवाल आता है बताओ फिजियोलॉजिकल एनीमिया के लिए कौन जिम्मेदार है, तुम्हारा जवाब होगा हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन क्यों हो रहा है ये कंडीशन बताना है। प्लाज्मा और आरबीसी और ब्लड तीनों बढ़ते हैं लेकिन ज्यादा कौन बढ़ता है? प्लाज्मा, और कम कौन बढ़ता है? आरबीसी। जब आरबीसी कम बढ़ेंगी तो रक्त कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा बेटा जी। क्लियर है ये पॉइंट? चलिएगा दूसरी अवस्था ईएसआर के रिलेटेड, मैं ये सब कार्डियोवैस्कुलर में ही बात कर रहा हूं। कार्डियोवैस्कुलर में पहला मैंने बताया फिजियोलॉजिकल एनीमिया के बारे में, दूसरा मैं ईएसआर की बात कर रहा हूं, यह भी बढ़ जाती है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, जो तुम्हारी आरबीसी होती है उस आरबीसी के सेटल डाउन होने की अवस्था को हम ईएसआर का नाम दे देते हैं। यानी ईएसआर जो सेटल डाउन होती है वह क्या कहलाती है? ईएसआर। यानी कि मैं बोलूंगा रेट ऑफ आरबीसी सेटल डाउन पर मिनट। एक मिनट में, मिनट नहीं 1 आवर बोलेंगे, हर आवर में, एक घंटे में कितनी आरबीसी सेटल डाउन हो रही हैं? सेटल डाउन का मतलब आप कितनी आरबीसी जम रही हैं नीचे। क्लियर? तो याद रखिएगा यह अवस्था नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल ईएसआर तुम्हें देखने को मिलेगी 10 mm पर आवर, 10 mm पर आवर। लेकिन यह अवस्था प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में इंक्रीज नजर आएगी और कितनी रह जाती है? याद रखिएगा 40 mm पर आवर। मतलब एक घंटे में 30 mm आरबीसी का सेटल डाउन बढ़ जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है इसका कारण मैं बता रहा हूं। यानी ईएसआर के लिए आपको याद रखना होगा, ईएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईएसआर होता है कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है अनुपात 1/ESR। यानी कि जितना ब्लड पतला होगा, याद रखिएगा जितना थिन ब्लड होगा, जितना पतला ब्लड होगा उतनी ही आरबीसी ईएसआर ज्यादा होगी, और जितना ही गाढ़ा ब्लड होगा, जितना ही थिक ब्लड होगा उतना ही ईएसआर कम हो जाएगी। याद रखिएगा। तो ईएसआर किस पर निर्भर करती है? ईएसआर कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है। अगर रक्त पतला है तो ईएसआर बढ़ेगी, अगर रक्त गाढ़ा है तो ईएसआर घट जाएगी। तो याद रखिएगा प्रेगनेंसी में दूसरा परिवर्तन, ईएसआर रेट प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका कारण भी मैंने बताया तुम्हें कि रक्त पतला हो जाता है। इसका भी कारण तुम्हें कोई पूछे कि क्या कारण है, तो कारण एक ही बताना है, हीमोडाइल्यूशन। इसका कारण भी क्या है? हीमोडाइल्यूशन, रक्त का पतला हो जाना ही इसका कारण है। क्लियर? तीसरा परिवर्तन और क्या देखने को मिलेगा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। याद रखिएगा कार्डियक
आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बड़ा मिलता है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कब से बढ़ना स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज आफ्टर 6 वीक, आफ्टर 6 वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन के 6 सप्ताह बाद आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ना स्टार्ट कर देता है। याद रखिएगा, कितने सप्ताह बाद कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, तो जवाब होगा आपका कार्डियक आउटपुट कब बढ़ 6 वीक नहीं बेटा, 5 वीक, 6 लीटर बढ़ता है 5 वीक के बाद में, आफ्टर 5 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। और कितना हो जाता है तो जवाब देना है, यह तुम्हें देखने को मिलेगा 6 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट हो जाता है। मतलब अगर आप नॉर्मल व्यक्ति में देखोगे, नॉर्मल व्यक्ति में कार्डियक आउटपुट देखिएगा, कार्डियक आउटपुट कैसे पता करते हैं, एक फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट बराबर हार्ट रेट इनटू दैट इज नोन एज, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना ब्लड है हार्ट में उससे निकालते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल होता है हार्ट रेट 72 होती है और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, दोनों को मिलाएंगे तो लगभग होता है 5 लीटर पर मिनट। मतलब एक मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर रक्त पर मिनट कार्डियक आउटपुट के रूप में देखा गया है। लेकिन अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं, गर्भ अवस्था की मैं बात करूं, गर्भ अवस्था में कार्डियक आउटपुट देखिएगा, कार्डियक आउटपुट बराबर हार्ट रेट जो उसकी होती है बेटा जी वह बढ़ जाती है। याद रखिएगा 85 हार्ट रेट रहती है और स्ट्रोक वॉल्यूम 80 ml हो जाता है, दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 6 लीटर हो जाता है पर मिनट। यानी कि महिला में आपकी हार्ट रेट भी बड़ी होती है और यह तो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, और यह क्या है, हार्ट रेट है। याद रखिएगा हार्ट रेट बढ़ती है प्रेगनेंसी में, क्वेश्चन बता रहा हूं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भ अवस्था के दौरान इंक्रीज हार्ट रेट कितनी बढ़ जाती है, हार्ट रेट लगभग 10 से 15 बीट्स पर मिनट बढ़ी होती हैं, 10 से 15 बार हार्ट ज्यादा धड़कता है गर्भावस्था में। प्रेगनेंसी के अंदर टैकिकार्डिया देखने को मिलता है, हार्ट रेट बड़ी होती है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी याद रखिएगा बड़ा होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम भी तुम्हें क्या नजर आएगा, ज्यादा नजर आएगा। क्लियर। इसके अलावा यह हमने तीसरा परिवर्तन देखा है जो किसके रिगार्डिंग था, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बड़ा होता है, सी। उसके बाद डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपाइकल पल्स आप देखेंगे, अपाइकल पल्स, अपाइकल पल्स में भी परिवर्तन होता है। अपाइकल पल्स देखिएगा ये सबसे एक्यूरेट पल्स होती है, क्वेश्चन यहां से आता है, फंडामेंटल में पढ़ा होगा। एक्यूरेट पल्स यहां से ली जाती है, कहां से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट फ्रॉम अपेक्स ऑफ हार्ट, अपेक्स ऑफ हार्ट से कैलकुलेट करते हैं। साइट कौन सी होती है, याद रखिएगा इसकी साइट है मिड क्लेविकुलर लाइन इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर लाइन में इसे चेक करते हैं। क्लियर। कौन सा एरिया होता है, एरिया होता है मिट्रल वॉल्व एरिया, याद रखिएगा मिट्रल एरिया होता है जहां से यह लेते हैं, मिट्रल एरिया। और इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस होता है, याद रखिएगा इंटरकोस्टल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरकोस्टल स्पेस में दो देखिएगा, अगर आप एडल्ट का इंटरकोस्टल स्पेस देखते हो तो यह नजर आता है आपको 5th इंटरकोस्टल स्पेस, 5वां इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन अगर आप गर्भावस्था में देखते हो, प्रेगनेंसी में या बच्चे में अगर आप देखते हो तो आपको यह नजर आएगा 4th इंटरकोस्टल स्पेस। इसका मतलब हार्ट ऊपर चला जाता है, याद रखिएगा हार्ट थोड़ा सा, जब ग्रेविड यूट्रस बढ़ता है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, हार्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। क्लियर। एलिवेट्स हो जाता है, अप हो जाता है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी हार्ट इज स्लाइटली, थोड़ा सा, स्लाइटली अप एंड लेफ्ट साइड एंड रोटेट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड थोड़ा सा ऊपर और लेफ्ट में हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर और लेफ्ट साइड में चला जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर है। कारण इसका है ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस। जब यूट्रस ऊपर आएगा, यूट्रस भी पेट में ही बढ़ता है, तो वह हार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देगा और लेफ्ट साइड में कर देगा। क्लियर? यह अपाइकल पल्स के रूप में बदलाव देखा गया है। याद रखिए गर्भावस्था में कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे चेक करते हैं? 4th पर। और नॉर्मल कितने पे करते हैं? 5वें पर। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट पल्स अपेक्स से कैलकुलेट करते हैं। मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड में होता है, एरिया मिट्रल एरिया होता है और इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट, पहला हमने एनीमिया की रिगार्डिंग बात की, दूसरा हमने ईएसआर की रिगार्डिंग बात की, तीसरा हमने कार्डियक आउटपुट की रिगार्डिंग बात की, चौथा हमने अभी बात की है अपाइकल पल्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, दैट इज नोन एज आपका सुपाइन हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। सुपाइन हाइपोटेंशन, सुपाइन हाइपोटेंशन, सुपाइन हाइपोटेंशन यानी सडन डिक्रीज ऑफ बीपी। क्लियर? सडन डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी का अचानक कम हो जाना क्या कहलाता है? सुपाइन हाइपोटेंशन। कौन सी पोजीशन में? याद रखिएगा ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, व्यक्ति अगर सीधे अवस्था से मतलब खड़ा है और फिर अचानक सो जाए अचानक से, तो उसकी बीपी कम हो जाएगी, सुपाइन हाइपोटेंशन कहलाता है। इसका मेन कारण होता है, इसका मेन कोज देखा गया है, इसका मेन कोज देखा गया है इंफीरियर वीना केवा कंप्रेशर। इंफीरियर वीना केवा कंप्रेशन, इंफीरियर वीना केवा कंप्रेशन बाय ग्रेविड यूट्रस। अगर आप महिला को सीधा लेटा देंगे तो ग्रेविड यूट्रस जो है यह वीनस रिटर्न को कम कर देगा, और जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, याद रखिएगा उसे, उस अवस्था में तुम्हें क्या नजर आएगा? हाइपोटेंशन। और उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? याद रखिएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में कौन सी पोजीशन में महिला को रखना चाहिए? तो जवाब होगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। जब लेफ्ट लेटरल में होगी, इसका मतलब यह है किसको कंप्रेस नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा राइट साइड से वीना केवा गुजरती है, अगर आप राइट साइड में लेटोगे तो याद रखिएगा उस समय पे वीना केवा कंप्रेस हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड लेटोगे तो वीना केवा पे कंप्रेशन कम होगा, लेस वीना केवा कंप्रेशन होगा तो वीनस रिटर्न प्रॉपर होगा, और वीनस रिटर्न प्रॉपर होगा इसका मतलब महिला में आपको हाइपोटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट बदलाव बता रहा हूं, और क्या देखने को मिलेगा? याद रखिएगा यहां पर ब्लड प्रेशर जो होता है गर्भावस्था में वह कम हो जाता है, बीपी डिक्रीज नजर आएगी। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम। इसका कारण है ड्यू टू डिक्रीज सिस्टमिक रेजिस्टेंस, जो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वह कम हो जाता है। सिस्टमिक डिक्रीज सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वह कम हो जाता है। उसका कारण है ड्यू टू हार्मोन है HPL हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का जिक्र मैंने प्लेसेंटा में किया है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं यह पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो बीपी कम हो जाएगी, तो गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर कम नजर आता है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बता रहा हूं, वीनस रिटर्न कम हो जाता है। वीनस रिटर्न जो होता है, वीनस रिटर्न वह क्या हो जाएगा? वीनस रिटर्न तुम्हें
कम नजर आएगा, डिक्रीज रहता है। कारण इसका कोज होता है ड्यू टू इंफीरियर वीना कैवा कंप्रेशन। जब इंफीरियर वीना कैवा का कंप्रेशन हो जाएगा, याद रखिएगा लोअर लिम्ब का ब्लड ऊपर नहीं जाएगा और वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो एक चीज और मैं बोलूंगा कि बताओ इस समय कौन सी वेन का प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं बोलूंगा फीमोरल वेन प्रेशर बढ़ जाता है। फीमोरल वेन प्रेशर, फीमोरल वेन का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फीमोरल वेन का प्रेशर बड़ा मिलेगा। जब वीना कैवा कंप्रेस है तो वेन से रिटर्न नहीं हो रहा तो यह बढ़ जाएगा। यह नॉर्मल कितना होता है, यह नॉर्मल कितना होता है 8 से 10 cms2 होता है, लेकिन यह प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा यह प्रेगनेंसी में तुम्हें नजर आ सकता है लगभग अनुमानित 40 cms2, यानी कि आपकी जो फीमोरल वेन है उसमें प्रेशर भी क्या हो जाता है, बड़ा मिलेगा। क्लियर। इसके अलावा आप H, नेक्स्ट वन इज ब्लड प्रोटीन लेवल। ब्लड प्रोटीन लेवल, ब्लड प्रोटीन लेवल भी देखिएगा। ब्लड प्रोटीन लेवल, ब्लड प्रोटीन लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट जो एल्ब्यूमिन लेवल है, एल्ब्यूमिन रेशो ग्लोब्यूलिन, अगर इन दोनों का रेशो तुम नॉर्मल व्यक्ति में देखोगे, किस में देखोगे, नॉर्मल व्यक्ति में, प्रेगनेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल व्यक्ति में, तो 2:1 नजर आता है। मतलब एल्ब्यूमिन ज्यादा होती है, ग्लोब्यूलिन कम होती है। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी में से देखते हो, अगर आप इसे प्रेगनेंसी में देखते हो तो याद रखिएगा यह 1:1 नजर आता है। 1:1 मतलब मैं एक बात बोलूंगा कि यहां हाइपो एल्ब्यूमिनिया होता है, हाइपो एल्ब्यूनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब भी गर्भावस्था होगी एल्ब्यूमिन का लेवल बॉडी में कम नजर आएगा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया में, क्योंकि ये तो समान ही है लेकिन घटा कौन है, एल्ब्यूमिन घट गया, 2 से 1 हो गया है, एल्ब्यूमिन का लेवल घट जाता है। जब एल्ब्यूमिन का लेवल घटता है बताओ कौन सा प्रेशर कम हो जाएगा, मैं बोलूंगा डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाएगा। जब ऑन्कोटिक प्रेशर घट जाता है इसका मतलब आपको क्या नजर आएगा, एडिमा। इसलिए प्रेगनेंसी में तुम्हें एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एडिमा। प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है, एडिमा। इसका कारण यही है, पैरों में सूजन, बोलते हैं ना पैर भारी भारी हो रहे हैं, इसलिए होता है क्योंकि एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ा देते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्ब्यूमिन ज्यादा देनी चाहिए। एल्ब्यूमिन का अमाउंट बता रहा हूं, आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बोले तो प्रोटीन, एल्ब्यूमिन या प्रोटीन कितनी देनी चाहिए, देखिएगा आरडीए, आरडीए बोले तो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, प्रतिदिन कितनी मात्रा चाहिए, इसे बोलते हैं आरडीए। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, प्रतिदिन कितनी मात्रा चाहिए। एक नॉर्मल मनुष्य को, याद रखिएगा नॉर्मल एडल्ट को चाहिए होती है, क्लियर, 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। क्लियर। यानी कि अगर एक फीमेल की मैं बात करूं तो उसका एवरेज वजन जितना होगा उतना चाहिए, तो लगभग 45 से 50 ग्राम हम बोल देते हैं पर डे के हिसाब से, क्योंकि महिला का अनुमानित वजन कितना होना चाहिए, 45 से 50 किलो, तो यह दे देते हैं। अब प्रेगनेंसी में क्या करते हैं, प्रेगनेंसी में बढ़ाकर देते हैं। याद रखिएगा प्रेगनेंसी में तुम्हें कितना इंक्रीज करना है, इंक्रीज 10 ग्राम पर डे। एक दिन में 10 ग्राम तुम्हें ज्यादा देना होगा, 10 ग्राम ज्यादा देना होगा। मतलब कितना देते हैं अनुमानित, तो तुम्हारा जवाब होगा लगभग हम 55 से लेकर 60 ग्राम पर डे प्रोटीन देते हैं। गर्भ अवस्था में प्रोटीन को देने की मात्रा बढ़ाई जाती है, ज्यादा दिया जाएगा।
क्योंकि एडिमा को हमें रोकना होता है। क्लियर, यह है तुम्हारा एडिमा के रिगार्डिंग यानी एल्ब्यूमिन के रिगार्डिंग मैंने बात की है। अब बात करता हूं नेक्स्ट, इसी कार्डियोवैस्कुलर की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा चेंजेस यहां होते हैं आई। इसके अलावा एक मैं बोल रहा हूं तुम्हें, आपका जो आयरन डिमांड है वो बढ़ जाती है। आयरन डिमांड इंक्रीज, क्योंकि कारण एनीमिया हो रहा है। इस समय क्या हो रहा है? एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया महिला को है, तो हमें एनीमिया के लिए आयरन डिमांड बढ़ानी होगी, आयरन देना होता है। अब क्वेश्चन सुनिएगा, नॉर्मल कितना आयरन लेते हैं? नॉर्मल आयरन कितना लेते हैं? या लिखना 10 mg, आपको लेना है 100 mg, नहीं 10 mg, 100 माइक्रोग्राम 10 mg, 10 mg पर डे आपको लेना होता है। लेकिन आपको प्रेगनेंसी में कितना चाहिए होता है? 100 माइक्रोग्राम कह सकते हो, 100 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम है 10, और 40 mg पर डे आपको देना होता है। मतलब आयरन की डिमांड प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। इसके लिए हम आयरन की गोलियां भी देते हैं, याद रखिएगा, आयरन की गोलियां, आयरन टैबलेट्स, उसमें फेरस सल्फेट होता है FeSO4। यह गोलियां विवरण देखिएगा कब से देनी है, कितनी होती है। ये स्टार्ट करते हैं 16 वीक से, स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 16 वीक ऑफ गेस्टेशन, 16 वीक से चालू करना है, गर्भावस्था के 16 वीक से चालू कर देते हैं। कितनी देते हैं? टोटल 100 गोलियां, टोटल 100 टैबलेट दी जाती हैं, 100 गोलियां देते हैं, 16वें वीक से चालू कर देते हैं। आयरन की 100 गोलियां देंगे, 16वें वीक से चालू करेंगे। एक टैबलेट जो होता है, एक टैबलेट, इस टैबलेट का विवरण देखो, इसमें FeSO4 कितना होता है? फेरस सल्फेट 200 mg होता है। एक टैबलेट में 200 mg फेरस सल्फेट होता है, और इसमें एलिमेंटल आयरन होता है 60 mg एक टैबलेट में, और इसमें एब्जॉर्बेबल आयरन कितना होता है? तो जवाब होगा 5 mg। क्लियर, कितनी गोलियां देते हैं बेटा जी? 100 गोलियां देते हैं। कब से प्रारंभ करते हैं? तो जवाब होगा, प्रारंभ कब से किया जाएगा इन्हें? तो तुम्हारा जवाब होगा, इन्हें हम प्रारंभ कर देते हैं कौन से सप्ताह से? तो तुम्हारा जवाब होगा 16वें सप्ताह से। 100 गोलियां दी जाएंगी। फेरस सल्फेट कितना होता है इसमें? एक गोली में 200 mg, एलिमेंटल आयरन 7 mg, और एब्जॉर्बेबल आयरन 5 नहीं 15 mg। क्लियर, 15 mg, 15 mg क्या होता है? एलिमेंटल, एब्जॉर्बेबल आयरन 15 mg, एलिमेंटल आयरन 60 mg, और फेरस सल्फेट इसमें 200 mg होता है। देना कैसे है देखिएगा, हीमोग्लोबिन के आधार पर हम इसे देते हैं, शेड्यूल बता रहा हूं। अगर HB लेस देन 10 ग्राम परसेंटेज है तो यह हम एनीमिया में काउंट कर लेते हैं, कि मतलब एनीमिया हो गया है महिला को, आपको क्या कर देना चाहिए? उसे आयरन दे देना चाहिए, मतलब गोलियां देनी चाहिए। अगर 9 ग्राम परसेंटेज से कम है तो आपको ओडी देना है एक बार। अगर ये 8 ग्राम परसेंटेज से कम चला गया तो आपको बीडी देना है, और अगर यह 7 ग्राम परसेंटेज से कम चला गया है हीमोग्लोबिन तो आपको टीडीएस देना है। और अगर 6 से कम चला जाए, 6 ग्राम परसेंटेज से कम चला जाता है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। फिर हम क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। बात समझ में आई? यह आयरन की गोलियों का शेड्यूल है कि आयरन की गोलियां कैसे कैसे दी जाती हैं गर्भावस्था में। क्लियर, ये सारी बातें हमने तुम्हारे सामने डिस्कस की हैं। दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर, किसके रिगार्डिंग है बेटा जी? ये सारी कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस के रिगार्डिंग थे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत सारे बदलाव मैंने तुम्हें बताए हैं, देखिएगा, जिनमें कॉमन मैंने बातें तुम्हें बोली हैं। फिजियोलॉजिकल एनीमिया मैंने बताया, हीमोडाइल्यूशन मैंने बताया, ESR बड़ी होती है, ब्लड प्रेशर घटा होता है, डिक्रीज हो जाता है, आपका इंफीरियर वीना कैवा का कंप्रेशन की वजह से सुपाइन हाइपोटेंशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वीनस रिटर्न कम हो जाता है, एडिमा देखने को मिलता है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, आयरन की डिमांड बढ़ जाती है एनीमिया की वजह से। इसके अलावा आपकी जो
फीमोरल वेन है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एक अपाइकल पल्स भी 5वीं इंटरकोस्टल की जगह 4थे इंटरकोस्टल पर आती है, हार्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इन सारी चीजों को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, यहां से बहुत सारे सवाल एग्जामिनर बना सकता है। मैं बोलूं तो केवल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से 20 सवाल एग्जामिनर बना सकता है तुम्हारे सामने। क्लियर? तो आइए इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आगे बहुत सारे सिस्टमों में परिवर्तन जो होगा वो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ये जो हमारा पहला बात मैंने किया है, बोली तो 3 चीजें हमने पढ़ी हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेज में, एक साइकोलॉजिकल चेंज, एक इमोशनल चेंज और एक कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। क्लियर? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली कंटिन्यू करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को।